T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. Discovery's roll maneuver is complete. Is now in a heads down position on track for its flight to the International Space Station. And liftoff of Discovery. Discovery has cleared the tower. नमस्ते फ्रेंड्स, अभी आपने अलग अलग प्रकार के फ़ोटोज़ देखे होंगे। उसमें आपको पता लगा होगा कि दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विद समवॉट द प्लानिटरी मोशन। अभी यहाँ जोहान्स केपलर, जब इसके बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो हमको पता लगता है कि दिस नेम इज रिलेटेड विथ अ प्लानिटरी मोशन एंड द पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट, हाउ इज द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, हाउ इज द मोशन ऑफ द प्लैनेट। वन ऑफ द साइंटिस्ट केपलर, very famous during the period of 1571 to 1630। इसमें ये जर्मन एस्ट्रोनॉमर जो था एंड ही वॉज आल्सो द मैथमेटिशियन भी था और एस्ट्रोनॉमर भी था। ही स्टार्टेड एज अ हेल्पर टू द फेमस एस्ट्रोनॉमर त्याच्या ब्राहे नाम का जो साइंटिस्ट जो था उसके अंडर में उसने काम करना शुरू किया। त्याच्या ब्राहे ये जो साइंटिस्ट जो था ही वॉज आल्सो द रिलेटेड विद द प्लानिटरी मोशन इन प्राग इन 1500। ये जो था साइंटिस्ट ब्राहे जो था ही वॉज मेकिंग अ रिसर्च ऑन द प्लानिटरी मोशन। उसके अंडर में ये केपलर जो साइंटिस्ट जो था वो काम करने लग गया। आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्राहे इन 1601 में उसकी डेथ होने के बाद क्या हुआ कि केपलर के पास में बहुत सारा डाटा जो था जिस पे ब्राहे ने काम किया था, उसने उसका इस्तेमाल किया एंड ही made his postulate related with planetary motion. Kepler was appointed as a royal mathematician in his place। जो जहाँ ये काम करता था ब्राहे, उसकी डेथ के बाद में केपलर को वहाँ का मैथमेटिशियन जो है, रॉयल मैथमेटिशियन जो है अपॉइंट कर दिया गया। केपलर यूज्ड द प्लानिटरी मोशन and the position of the planetary data for researching the some new laws of the planetary motion। जो ब्राहे ने जो काम किया था उससे भी ज़्यादा उसमें थोड़ा डेवलप करके उसने खुद का पोस्टुलेट जो है बनाया था। बहुत सारा इतिहास जो है ऐसा बताता है कि ये केपलर जो था उसने ब्राहे के बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो क्या चुराए थे और उसको ही उसने डेवलप करके खुद के पोस्टुलेट बनाए। ही रोट अ सेवरल बुक्स टू डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। इसने बहुत सारे बुक जो है लिखे प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड। हिज वर्क वाज लेटर यूज बाय द न्यूटन इन द पोस्टुलेटिंग हिज लॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। इसने क्या बताया प्लानिटरी मोशन के बारे में तो उसने बताया, लेकिन ही फेल टू एक्सप्लेन why these planets are revolving in such a type of the motion। इस प्रकार से उसने
ये जो है बताया, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन बताने में ये क्या फेल्यूर था। प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर सिंस द एंशिएंट टाइम। बहुत पुराने सालों से ये कुछ लोग जो है एस्ट्रोनॉमर जो थे, ये प्लैनेटरी मोशन जो है सिर्फ देख के, ऑब्जर्व करके ये सब करते थे। बिफोर द गैलीलियो ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्लैनेट्स वेयर ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। सिर्फ आइस के माध्यम से ऑब्जर्वेशन करके पूरा का पूरा प्लैनेट का वो स्टडी करते थे। बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ अ टेलीस्कोप बाय अ गैलीलियो के बाद में क्या हुआ, बहुत सारे प्लैनेट जो है उसका ऑब्जर्वेशन जो है नेकेड आई से नहीं होता था। बाय द 16th century lot of the data which are related with the planetary motion, 16th century के आसपास क्या बहुत सारा डाटा जो है प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड तैयार हो गया था, और उसकी पोजीशन कैसी है, मोशन कैसा है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी उनको हुई थी। वन ऑफ द साइंटिस्ट केपलर स्टडीड दिस लॉ। एक साइंटिस्ट जो था आपने पहले ही देखे थे, केपलर, ही वॉज द हेल्पर ऑफ ब्राहे, एंड ब्राहे वॉज द वेरी मच he was done a very good work in the field of the planetary motion. That the motion of the planet follows the certain law. जो भी कोई planet जो है revolve हो रहे, they follow the certain type of the law, and his laws are related with the planetary motion. These are known as the Kepler's law. इसमें उसके ऐसे 3 नियम जो है बताए हैं, लेकिन this Kepler's law that are completely based on that the knowledge of the ellipse. If you don't have a knowledge of the ellipse, then it becomes very difficult for you to understand what is a Kepler's law. So for that you must know the what is ellipse. अभी यहाँ ellipse जो है दिया है, ellipse कैसा रहता है, it is a one type of a circle, एक प्रकार का ये क्या रहता है, सर्कल ही रहता है, लेकिन उसको क्या रहता है, प्रेशर देके, दिस इज इलिप्स। ये सर्कल है इस प्रकार का, इसको यदि हम प्रेस करेंगे ऐसा तो क्या हो जाएगा, इट विल कम इन दिस पोजीशन, इट विल कम इन दिस इलिप्स। मीन्स सर्कल जो है यदि हम उसको प्रेस करेंगे तो इट विल फॉर्म हियर इन दिस वे। सर्कल को क्या रहता है, एक ही सेंटर रहता है, और ये जो इलिप्स जो रहता है, इट हैज the two centers which are nothing but we called it as the focus 1 and the focus 2. These are nothing but foci. तो ये इलिप्स जो है किस प्रकार से तैयार किया जाता है, और व्हाट इज इट्स क्रॉस सेक्शन। व्हेन यू कंसीडर द फिगर ऑफ अ कोन जो है, दिस इज अ कोन, ये कोन है, ये दिस वन कोन, इसको यदि हम कट करेंगे प्लेन से, देन एट दैट टाइम विल गेट द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस टाइप। हमको क्रॉस सेक्शन जो है कैसा मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। दिस टाइप ऑफ द फिगर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ इलिप्स। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से इलिप्स जो है हमको मिलता है। जब कोन जो है, कोन को यदि हम एक प्लेन से कट करते हैं एट सम एलिवेशन, कुछ एंगल से, तो वी गेट सच अ टाइप ऑफ अ फिगर। इस प्रकार की फिगर जो हमको ये मिलती है, इट इज़ नथिंग बट इलिप्स। एन इलिप्स इज द कर्व obtained. A cone is cut by an inclined plane. It has the two focal points. उसको कैसे रहते, दो focal points रहते। The sum of the distances to the two focal points from every point on the curve is a constant. ये distance कैसा रहता है, constant रहता है। F1 and F2 are the two focal points. F1 और F2 कैसे है, two focal points है। This is the F1 and the F2.
Where are these F1 and F2? These are the F1 and F2. These are the F1 and F2. This one F1 and this one F2. If ABC are the 3 points on the ellipse, फिर हमने क्या लिया है? We have taken a 3 points. Which are these? This one. It is A, B and the. अभी ये 3 पॉइंट लेने के बाद में केपलर्स लॉ के हिसाब से देखिए, केपलर्स लॉ इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द इलिप्स. तो इलिप्स की जो प्रॉपर्टी है किस प्रकार से देखिए, F1 this is the one focus and the any point on that the ellipse. When you join it AF1 plus AF2, ये लिया हमने AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2. दूसरा हमने लिया है BF1 plus BF2. आफ्टर दैट CF1 plus CF2. ये कैसे रहते हैं, उनकी सम इक्वल रहती है. इन दिस वे AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2 is equal to CF1 plus CF2. अभी हम देखेंगे केपलर्स लॉ. देयर आर द 3 लॉज. विच आर दीज? पहला वाला लॉ देखिए. अभी द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई. ये जो है इलिप्स है और बीच में ये जो है 2 फोसाई रहते हैं, मीन्स वन F1 एंड द F2. सपोज द सन इज ऑन द वन फोसाई, इज ऑन दैट द वन फोकस. 2 फोसाई है, 2 पे से एक फोकस पे ये जो सन है ये रहेगा. तो उसका ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोसाई. ये सन है हमारा एंड दिस इज अ प्लेनेट. ये प्लेनेट है एंड व्हाट हैपन, प्लेनेट मूव इन दिस वे. प्लेनेट कैसा है, इस प्रकार से मूव होता है. प्लेनेट जो है इस प्रकार से मूव होगा अराउंड व्हाट, सन. बट इन विच ऑर्डर, इट विल फॉलो द इलिप्टिकल पाथ. इलिप्टिकल पाथ जो है ये क्या फॉलो करेंगे. इसलिए इलिप्स जो है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है. सो ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट द फोसाई. नाउ यू सी द सेकंड लॉ. सेकंड लॉ क्या बताता है देखिए, लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम. अभी यहाँ देखिए, दिस इज द प्लेनेट. अभी प्लेनेट जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. आफ्टर दैट दिस टू दिस प्लेस, आफ्टर दैट दिस टू दिस प्लेस, मीन्स जहाँ जहाँ ये जाएगा, देन एट दैट टाइम the area covered by this planet from this to this, it has a certain type of the area and that area it will be equal to this. एरिया कितना रहेगा, ये एरिया यहाँ के बराबर ये रहेगा. दिस इज द प्लेनेट एंड द एरिया दैट विल बी ऑफ दिस टाइप. ये इतना एरिया और इतना एरिया और इतना एरिया, तीनों भी एरिया कैसे रहेंगे, ये इक्वल रहेंगे. यही हमको केपलर्स सेकंड लॉ जो है ये बताता है. AB and the CD. AB and CD are the distances. These are the AB and the CD. AB and the CD are the distances covered by planet. AB and the CD, the distances which are being covered by these planets in a equal time position of the planet starting from A and the C as shown by the B and D. इस प्रकार से रहेगा. ये तीनों भी एरिया जो कैसे रहेंगे, दे विल बी द इक्वल. यही हमको सेकंड लॉ में बताया गया है. नाउ यू सी द व्हाट इज द केपलर थर्ड लॉ. केपलर थर्ड लॉ क्या बताता है, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन
is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet. ये जो है ये वाला जो प्लैनेट है ये पीरियड, उसको जो भी कोई पीरियड लगेगा, टाइम लगेगा, दिस इज द पीरियड. सो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो भी कोई टाइम लगेगा उसका स्क्वायर अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट. उसका जो मीन डिस्टेंस जो है उससे उसका क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रहता है. देखिए अभी इफ r is the average distance of the planet from the sun and t is the period of the revolution, then at that time what happens? See here, r is the average distance of the planet from the sun and t is revolution. So it is square of the period of the revolution. इसका square is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet. जो mean distance जो है इसका cube से related, it is इसका क्यूब is directly proportional to the cube of the mean distance. It means that t square by the property of proportionality sign, proportionality sign जो है उसका property के हिसाब से कैसे रहता है, t square divided by r cube is equal to कांस्टेंट. ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. टी स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर और आर क्यूब जो मीन डिस्टेंस जो है उसका क्यूब, ये कैसे रहते, दे आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. Kepler obtained this law simply from the study of the position of the planet obtained by regular observation. केपलर ने क्या किया था, इट इज स्टडीड on the basis of regular observation. He failed to give the any explanation as why planets obey this law. लेकिन वो जो है एक्सप्लेनेशन देने में असमर्थता उसने बताई थी, क्योंकि हो सकता है कौन सा प्रॉब्लम आया होगा, मर गया होगा, डेथ हो गई होंगी. बट ही फेल टू गिव द रीज़न. And after that Newton verified these laws. And for the Newton's law, these laws are the very important to understand, क्योंकि न्यूटन ने इसी का बेस मान के उसके लॉ जो है ये क्या वेरीफाई किए थे. In this way we have seen the three types of Kepler's law. We have seen these three types of Kepler's law, which are the very important. If you have any type of problem, you may ask me by commenting in a box. I will try to give your answer. Thank you very much.